गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम नया पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ओके, तो पहले स्टेटमेंट और फिर उसका एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे। यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट क्या दिया है यहाँ पर, न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग। द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट ऑफ द बॉडी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एंड सराउंडिंग्स प्रोवाइडेड द डिफरेंस इन टेम्परेचर इज़ स्मॉल। कंसिडर कीजिए यहाँ पर एक बॉडी है, एट दिस इज़ हॉट बॉडी, दिस इज़ हॉट बॉडी जिसका टेम्परेचर है T, ओके, कैपिटल T। नो इट इज़ प्लेस इन द सराउंडिंग, और इस सराउंडिंग का टेम्परेचर है यहाँ पर, लेट द सराउंडिंग टेम्परेचर इज़ T0, ओके। कैपिटल T इज़ टेम्परेचर ऑफ दिस हॉट बॉडी एंड सराउंडिंग टेम्परेचर T0। तो यहाँ पर हॉट बॉडी है इसलिए T इज़ ग्रेटर देन T0, T इज़ ग्रेटर देन T0। अब ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि हॉट बॉडी लूजेस हीट एनर्जी, ओके, टू द सराउंडिंग। नाउ लेट द अमाउंट ऑफ रेडिएंट हीट एनर्जी, ओके, इमिटेड फ्रॉम हॉट बॉडी पर यूनिट टाइम। सपोज यहाँ पर dQ इतनी हीट एनर्जी dt टाइम में यहाँ पर इमिट आउट होती है, तो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट कितनी होगी यहाँ पर, dQ डिवाइडेड बाय dt, है ना। dQ मतलब दैट इज़ द लॉस ऑफ हीट बाय हॉट बॉडी इन द सराउंडिंग इन टाइम dt। सो दिस रिप्रेजेंट्स द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट। देखिए द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट मतलब dQ बाय dt, okay, of the body is directly proportional to the difference in temperature of body and the surrounding। देखिए बॉडी का टेम्परेचर कितना है T है एंड सराउंडिंग टेम्परेचर T0, इनका डिफरेंस ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। या फिर हम इस तरह से भी यहाँ पर स्टेटमेंट कर सकते हैं, द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट ऑफ बॉडी, ओके, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ओवर द सराउंडिंग। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं यहाँ पर सराउंडिंग टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस, ओके, और हॉट बॉडी का टेम्परेचर है यहाँ पर 50 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर कितना हुआ यहाँ पर 20 डिग्री सेल्सियस, 50 माइनस 30 दैट इज़ 20, ओके। सो जितना टेम्परेचर डिफरेंस होगा हॉट बॉडी और सराउंडिंग के बीच, वहाँ पर उससे रिलेटेड फिर रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट होता है, ओके। तो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ हॉट बॉडी एंड द सराउंडिंग, ओके। अगर यहाँ पर देखिए 50 डिग्री सेल्सियस है और यहाँ पर 30 डिग्री सेल्सियस है, और एक स्पीयर हम हॉट स्पीयर कंसिडर करते हैं, मेटेलिक स्पीयर, ओके, जिसका टेम्परेचर है 80 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर डिफरेंस जहाँ पर ज़्यादा होगा वहाँ पर रेट ऑफ रेडिएशन सबसे ज़्यादा होगा, है ना। सपोज और एक एग्जांपल यहाँ पर लेते हैं हम, 80 डिग्री सेल्सियस का ऑब्जेक्ट है, तो 80 माइनस 30 इसका टेम्परेचर डिफरेंस कितना होगा 50 डिग्री सेल्सियस, और जो हमने एग्जांपल यहाँ पर लिया है उसका टेम्परेचर है 50 माइनस 30 दैट इज़ 20। तो जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा मतलब टेम्परेचर डिफरेंस जिस हॉट बॉडी का ज़्यादा है ओवर द सराउंडिंग, उसका रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट ज़्यादा होता है, ओके। सो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ द बॉडी एंड द सराउंडिंग। तो मैथमेटिकल इक्वेशन है ये यहाँ पर, ये स्टेटमेंट और ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट, ओके। देखिए dQ बाय dt इज इक्वल टू, अब यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हम लेते हैं, ओके। तो यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होगा K1, यहाँ पर हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लेते हैं स्टूडेंट, K1 इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ओके, इन ब्रैकेट T माइनस T0, लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1, राइट। अब कितनी हीट एनर्जी यहाँ पर लॉस हुई ये हम निकाल सकते हैं ना। एक हमारे पास जनरल फार्मूला देखिए, हीट लॉस्ट इज इक्वल टू मास ऑफ बॉडी इनटू इट्स स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी
कैपेसिटी, अब यहाँ पर हीट लॉस्ट हो रहे हैं, मतलब यहाँ पर क्या होगा, राइज इन टेम्परेचर या फॉल इन टेम्परेचर, हीट लॉस्ट मतलब टेम्परेचर फॉल होगा, सो दिस इज फॉल इन टेम्परेचर, तो यहाँ पर फॉल इन टेम्परेचर होगा। ओके, देखिए हीट लॉस्ट कितनी हुई यहाँ पर, डे क्यू, सो डे क्यू इज इक्वल मास ऑफ दिस बॉडी इज सपोज स्मॉल एम, ओके, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिनोटेड बाय यस, एंड फॉल इन टेम्परेचर, फॉल इन टेम्परेचर कितना होगा, लेट दिस इज डी टी, सो व्हाट इज डी टी, दैट इज फॉल इन टेम्परेचर। देखिए बॉडी का टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस और सराउंडिंग टेम्परेचर कितना है 30 डिग्री सेल्सियस। कुछ देर के बाद क्या होगा, जैसे यहाँ से हीट एनर्जी कंटिन्यूसली लॉस होगी तो टेम्परेचर ऑफ हॉट बॉडी डिक्रीजेस, फॉल डाउन होगा, और आफ्टर सम टाइम टेम्परेचर ऑफ हॉट बॉडी एंड टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग बिकम सेम, तो यहाँ पर 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर फॉल डाउन होगा, सो दिस इज डी टी, डी टी का मतलब क्या है, फॉल इन टेम्परेचर। ओके, नाउ अगर हम यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करते हैं स्टूडेंट इसको विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, देखिए डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू, अब यम मास ऑफ द बॉडी वो तो कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी कांस्टेंट होती है, सिर्फ यहाँ पर टेम्परेचर उसका डिक्रीज होगा कंटिन्यूसली विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो यम यस डी टी डिवाइडेड बाय डी टी, तो डी कैपिटल टी मतलब फॉल इन टेम्परेचर, ओके, और यहाँ पर डी टी मतलब टाइम ड्यूरेशन। नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ डी क्यू बाई डी टी इन इक्वेशन नंबर 1, वी गेट, देखिए डी क्यू बाई डी टी की जगह पर क्या लिख सकते हैं हम, यम यस डी टी बाय डी स्मॉल टी, ओके, इज इक्वल टू K1 इन ब्रैकेट टी माइनस टी जीरो। नाउ अब देखिए यहाँ पर डी टी बाय डी टी स्मॉल, ओके, इज इक्वल टू K1 डिवाइडेड बाय, अभी यम यस मास इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इधर डिनोमिनेटर में आएंगे, यम यस इन ब्रैकेट टी माइनस टी जीरो। नो, अब यहाँ पर देखिए K1 बाय यम यस इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, वाई, बिकॉज K1 यहाँ पर हमने कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कंसिडर किया था, सो ये कांस्टेंट है K1, यम मास ऑफ द बॉडी चेंज नहीं होगा वो भी कांस्टेंट है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कांस्टेंट होती है पर्टिकुलर मटेरियल के लिए, तो ये कांस्टेंट है। अब इस कांस्टेंट को हम और एक सिंबल लिखेंगे K, इसलिए यहाँ पर K1 लिखा था, ओके, तो ये सब कांस्टेंट है यहाँ पर K डिनोटेड बाय K। नाउ देयरफॉर दिस इक्वेशन बिकम्स dt बाय dt मतलब fall in temperature by dt, so this represent rate of fall of temperature, okay, k यहाँ पर इसको हम k लिखेंगे in bracket t minus t zero, okay, what is dt by dt small, that is fall in temperature upon time duration, so this represents rate of fall in temperature, rate of fall in temperature, ओके, तो ये इक्वेशन क्या होगा यहाँ पर देखिए, डी टी बाई डी स्मॉल टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बिकॉज अब ये कांस्टेंट है ना यहाँ पर, इन ब्रैकेट टी माइनस टी जीरो, लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 2, सो दिस इज अनदर स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग। देखिए यहाँ पर इसका मीनिंग क्या होता है, डी कैपिटल टी अपॉन डी स्मॉल टी का मतलब फॉल इन टेम्परेचर अपॉन टाइम ड्यूरेशन, ओके, तो दैट रिप्रेजेंट्स रेट ऑफ फॉल इन टेम्परेचर। तो यहाँ पर कौन सा मैथमेटिकल स्टेटमेंट हुआ है, देखिए उसका वर्डिंग क्या होगा, दैट इज रेट ऑफ फॉल इन टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ बॉडी और द सराउंडिंग टेम्परेचर। देखिए फिर से इससे रिलेटेड कैसा होगा, द रेट ऑफ फॉल इन टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the difference of temperature of the body and the surrounding, provided that this difference is small, मतलब हॉट बॉडी और सराउंडिंग टेम्परेचर के बीच डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ओके, दैट डिफरेंस शुड बी लेस दैन और इक्वल टू, मतलब T माइनस टी जीरो, ये जो डिफरेंस है एक्सेस ऑफ टेम्परेचर ऑफ हॉट बॉडी ओवर द सराउंडिंग, ओके, इट शुड बी लेस दैन
और इक्वल टू 35 डिग्री सेल्सियस. ओके, इन सम बुक्स इट इज़ गिवन 30 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस. मतलब इसका कि अगर टेम्परेचर डिफरेंस बॉडी और सराउंडिंग के बीच टेम्परेचर डिफरेंस अप टू 30-35 डिग्री सेल्सियस तक अगर होता है तो वहाँ पर न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग इज़ होल्ड गुड. तो वहाँ पर न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग होल्ड होता है अच्छी तरह से. मतलब क्या होगा, देखिए अगर इसके बीच हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं यहाँ पर, अलॉन्ग एक्स एक्सिस लेट देयर इज एक्सेस ऑफ टेम्परेचर ऑफ द बॉडी और द सराउंडिंग, राइट. और अलॉन्ग वाई एक्सिस अगर हम रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर लेते हैं, रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर लेते हैं, ओके, तो ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. मतलब यहाँ पर हमें स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा. अब ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ कब तक मिलेगा, जब तक कि टेम्परेचर ऑफ हॉट बॉडी और सराउंडिंग के बीच टेम्परेचर डिफरेंस जो होगा वो लेस देन 35 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा. ओके, अगर इसका टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाता है, 40, 50, 60, तब यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं होगा. तो ये ग्राफ कैसे होगा स्टूडेंट, कर्व ग्राफ होगा. मतलब यहाँ पर rate of fall of temperature is not directly proportional to the excess of temperature of body over the surrounding. इसलिए ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन कब तक रहता है, जब तक कि एक्सेस ऑफ टेम्परेचर ऑफ बॉडी ओवर द सराउंडिंग लेस देन और इक्वल टू 35 डिग्री सेल्सियस तक है, तब तक कि यहाँ पर न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग होल्ड होता है अच्छी तरह से. ओके, तो ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का स्टेटमेंट है स्टूडेंट. देखिए पहले स्टेटमेंट क्या दिया था, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट मतलब dq बाई dt. ओके, इसको ही हमने कन्वर्ट कर लिया है रेट ऑफ फॉल इन टेम्परेचर. अब फॉल इन टेम्परेचर मतलब इस हॉट बॉडी का टेम्परेचर कम होते जाएगा, मतलब ये बॉडी कूल होगी ना. देयरफॉर दिस इज आल्सो नोन एज न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग. ओके, तो ये स्टेटमेंट है यहाँ पर. तो न्यूमेरिकल्स या एमसीक्यू के लिए ये सेकंड इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट. देखिए इसका मीनिंग एक बार अच्छी तरह से क्लियर करते हैं हम. तो dt बाय dt स्मॉल दैट इज रेट ऑफ फॉल इन टेम्परेचर इज इक्वल टू कांस्टेंट क्या है यहाँ पर k. ओके, इन ब्रैकेट t माइनस t0. अब ये इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, तो न्यूमेरिकल से एमसीक्यू सॉल्व करने के दौरान अब यहाँ पर एक एक सिंबल का मीनिंग क्लियर कीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सो व्हाट इज dt? dt का मतलब क्या होगा, दैट इज चेंज इन, या फिर कहेंगे हम फॉल इन, है ना. यहाँ पर टेम्परेचर फॉल हो रहा है, फॉल इन टेम्परेचर, फॉल इन टेम्परेचर. ओके, सपोज एक बॉडी यहाँ पर जिसका टेम्परेचर है T1. ओके, एंड इन टाइम dt इट्स टेम्परेचर फॉल्स टू ओके टू टेम्परेचर T2. तो dt टाइम ड्यूरेशन में इसका टेम्परेचर T1 से T2 फॉल हुआ है. मतलब फॉर एग्जांपल 50 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर फॉल डाउन हुआ है. मतलब dt कितना होगा यहाँ पर 10 डिग्री सेल्सियस. तो ये हम कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, dt इज इक्वल टू T1 माइनस T2, इनिशियल टेम्परेचर माइनस फाइनल टेम्परेचर, मतलब ज़्यादा टेम्परेचर माइनस कम टेम्परेचर. ओके, तो इस तरह से कितना टेम्परेचर यहाँ पर कम हुआ है ये हम इस तरह से निकाल सकते हैं. तो D कैपिटल T रिप्रेजेंट्स फॉल इन टेम्परेचर, तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं. ओके, देन dt मतलब टाइम ड्यूरेशन, dt का मतलब टाइम ड्यूरेशन या फिर टाइम इंटरवल कहेंगे हम इसको. ओके, k का मतलब होता है कांस्टेंट, k का मतलब होता है कांस्टेंट. नाउ अब यहाँ पर t मतलब क्या होगा, t देखिए पहले बॉडी का टेम्परेचर T1 था मतलब 50. अब बॉडी का टेम्परेचर सपोज 2 मिनट्स के अंदर, मतलब टाइम dt की वैल्यू कितनी है 2 मिनट्स के अंदर इसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस हुआ है. T1 से T2 50 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस. फिर t मतलब क्या होगा, t का मतलब T1 या T2 इस तरह से नहीं लेना है. ओके, t का मतलब होता है एवरेज टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर. तो इसको कैसे निकालेंगे हम, t इज इक्वल टू, देखिए T1 और T2 इन दोनों का एवरेज होता है ये. तो T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाय 2.
तो ये एवरेज टेम्परेचर होता है स्टूडेंट। इस तरह से टी की वैल्यू निकालनी होती है, ओके, न्यूमेरिकल्स के अंदर। नो, T0 का मतलब क्या होगा? व्हाट इज T0? दिस इज टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। लेट टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग T0। अभी इसी एग्जाम्पल में देखिए, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग हम कंसिडर कर सकते हैं 25 डिग्री सेल्सियस, ओके। तो इसका मीनिंग क्लियर हो रहा है ना आपको? इसमें कन्फ्यूजन कहाँ पर हो सकता है? टी की वैल्यू कैसे निकालनी? टी की वैल्यू हमेशा क्या होती है? एवरेज टेम्परेचर, ओके। T1 + T2 डिवाइड बाय 2, इससे हम निकाल सकते हैं। देखिए, इसका मीनिंग आपको एक दो न्यूमेरिकल्स में क्लियर हो जाएगा, ओके। चलिए कुछ न्यूमेरिकल्स यहाँ पर डिस्कस करते हैं। फर्स्ट यहाँ पर MCQ स्टूडेंट, अ बॉडी कूल्स फ्रॉम 62 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री सेल्सियस in 10 minutes and then to 42 degree Celsius in next 10 minutes. Temperature of surrounding is, देखें यहाँ पर बॉडी कूल्स फ्रॉम, सपोज यहाँ पर एक बॉडी है, उसका टेम्परेचर पहले कितना है? यहाँ पर देखिए T1 की वैल्यू कितनी दी है? दैट इज 62 डिग्री सेल्सियस, है ना, 62 डिग्री सेल्सियस। नो, यहाँ से इसका टेम्परेचर कम हो जाता है, कितना होता है? नेक्स्ट टेम्परेचर मान लीजिए T2, ये होता है 50 डिग्री सेल्सियस, और इसके लिए टाइम ड्यूरेशन कितना है? 10 मिनट्स। तो यहाँ पर हम लिखेंगे DT1 = 10 मिनट्स, मतलब 10 मिनट के अंदर इसका टेम्परेचर 62 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस होता है। तो T1 62 डिग्री सेल्सियस, T2 50 डिग्री सेल्सियस, देन इट टू 42 डिग्री सेल्सियस इन नेक्स्ट 10 मिनट्स, मतलब फिर से यहाँ पर इसका टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा। और ओके, लेट दिस इज T3, और ये कितना है यहाँ पर? 42 डिग्री सेल्सियस, और इसके लिए भी टाइम ड्यूरेशन कितना लगता है? सेम 10 मिनट्स। तो यहाँ पर DT2 हम लिखेंगे 10 मिनट्स। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर ये गिवन डाटा लिखा है, ओके। तो ये क्लियर है ना आपको? देखिए 62 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हुआ है, और उसके लिए टाइम ड्यूरेशन कितना है? 10 मिनट्स। सो DT1 = 10 मिनट्स। ये फर्स्ट कूलिंग हो गया, ये फर्स्ट कूलिंग, ओके। देन 50 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और कम होता है, और उसके लिए भी टाइम ड्यूरेशन कितना है? 10 मिनट्स है। तो ये सेकंड कूलिंग हम मान लेते हैं यहाँ पर, ओके। फर्स्ट कूलिंग from 62 to 50 degree Celsius and second cooling from 50 to 42 degree Celsius, ओके। अब इसको सॉल्व कैसे करना है? हमें क्या निकालना है यहाँ पर? द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, ओके। टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग मतलब T0 की वैल्यू हमें यहाँ पर निकालनी है। देखिए, दिस इज द मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग, ओके। तो dt स्मॉल मतलब रेट ऑफ फॉल इन टेम्परेचर, राइट, इज इक्वल टू K इन ब्रैकेट T - T0। तो यहाँ पर मीनिंग उसका हमने क्लियर किया है। अब DT देखिए, ड्यूरिंग दिस फर्स्ट कूलिंग, ओके। तो ड्यूरिंग फर्स्ट कूलिंग पहले DT निकालते हैं, ओके। तो DT इज इक्वल, देखिए ड्यूरिंग फर्स्ट कूलिंग मतलब 62 टू 50 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर कम होता है, तो फॉल इन टेम्परेचर कितना हुआ फिर? T1 - T2 दैट इज 62 - 50, सो दिस इज, ये होता है 12 डिग्री सेल्सियस, राइट। मतलब इस इक्वेशन में DT की वैल्यू हमें मिली है। नाउ व्हाट इज DT1? इट इज 10 मिनट्स, इट इज गिवन 10 मिनट्स, ओके। नाउ K कांस्टेंट होता है, ओके। अब यहाँ पर T मतलब क्या होता है? अब आपको यहाँ पर T का मीनिंग क्लियर हो जाएगा। सो T इज़ नथिंग बट द एवरेज टेम्परेचर, ओके। तो फिर यहाँ पर T निकालते हैं हम, T इज इक्वल टू, देखिए T1 से T2 टेम्परेचर कम हुआ है, तो इन दोनों का एवरेज लेंगे फिर हम, T1 + T2 डिवाइडेड बाय 2, सो दिस इज 62 + 50 डिवाइडेड बाय 2। तो इन दोनों की एडिशन कितने होगी स्टूडेंट? यस, दिस इज 112, कितना होता है? 112 डिवाइडेड बाय 2। तो T की वैल्यू कितनी आएगी फिर? इस 2 से डिवाइड कीजिए, यहाँ पर कितनी आएगी? 56 डिग्री सेल्सियस। तो ये एवरेज टेम्परेचर की वैल्यू आ गई स्टूडेंट, T की वैल्यू आ गई, ओके। और T0 की वैल्यू तो हमें निकालनी है। तो ये जो गिवन डाटा है ड्यूरिंग फर्स्ट कोलिजन,
अब इस इक्वेशन के अंदर रखते हैं हम, बहुत ही सिंपल है। देखिए dt की वैल्यू कितनी आ गई, ये देखिए dt की वैल्यू कितनी है हमारे पास 12, ओके, डिवाइडेड बाय, अब dt कितना है, फर्स्ट कूलिंग के लिए टाइम ड्यूरेशन है 10 इज इक्वल टू के इन ब्रैकेट, ओके, t मतलब एवरेज टेम्परेचर, तो हमारा एवरेज टेम्परेचर कितना आया है यहाँ पर 56 माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग माइनस T0 मतलब टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, तो ये माइनस T0, लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, फिर से एक बार समझ लीजिए, मतलब हमने यहाँ पर ये फार्मूला यहाँ पर अप्लाई किया है। ओके, तो देखिए एक एक वैल्यू, dt मतलब चेंज इन टेम्परेचर 62 टू 50 तक टेम्परेचर कम होता है, तो फॉल इन टेम्परेचर कितना हुआ है 12 डिग्री सेल्सियस, उसके लिए टाइम ड्यूरेशन कितना है 10, मतलब dt बाय dt स्मॉल की वैल्यू आ गई, k कांस्टेंट है, ओके, t मतलब एवरेज टेम्परेचर, तो हमने यहाँ पर 62 और 50 का एवरेज लिया है ये इस तरह से, तो ये कितना आता है 56, तो t के जगह पर हमने 56 एवरेज टेम्परेचर लिखा है माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। ओके, उसी तरह से ड्यूरिंग सेकंड कूलिंग हम इक्वेशन 2 ऑब्टेन कर सकते हैं स्टूडेंट। देखिए ड्यूरिंग सेकंड कूलिंग, ओके, डायरेक्टली अब हम इक्वेशन लिखने जा रहे हैं स्टूडेंट। ओके, यही इक्वेशन हम लिखेंगे। बताइए सेकंड कूलिंग के दौरान dt कितना है, मतलब फॉल इन टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस था और उसका टेम्परेचर हो गया 42, मतलब कितना टेम्परेचर फॉल डाउन हुआ है 8, तो यहाँ पर 8 लिखेंगे हम। ओके, और उसके लिए टाइम ड्यूरेशन कितना है 10 इज इक्वल टू कांस्टेंट के इन ब्रैकेट। ओके, यहाँ तक आ गए। अब t का मतलब क्या होगा, एवरेज टेम्परेचर, तो अब एवरेज किसका लेना है 50 और 42 का एवरेज लेना है स्टूडेंट, 50 और 42 का एवरेज लेना है, तो बताइए कितना एवरेज आता है इसका, कितना आता है स्टूडेंट, यस इट इज़ 46, ये 46, ओके, माइनस T0, लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 2। देखिए ये इक्वेशन मैंने डिटेल में बताया, अब इसके बाद जो न्यूमेरिकल आप सॉल्व करोगे तो डायरेक्टली आप ये इक्वेशंस इस तरह से आप अगर लिखते तो भी चलेगा। ओके, जैसे इक्वेशन 2 हमने डायरेक्ट लिखा है। ओके, तो फॉल इन टेम्परेचर 50 माइनस 42 8, उसके लिए टाइम ड्यूरेशन 10, कांस्टेंट के, अब 50 और 42 का एवरेज 46 माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग T0। देखिए यहाँ पर k एलिमिनेट कर सकते हैं ना हम, अगर इक्वेशन 1 और 2 का अगर हम रेशियो लेते हैं स्टूडेंट। ओके, तो चलिए यहाँ पर डिवाइड इक्वेशन 1 बाय 2, तो इक्वेशन 1 देखिए लेफ्ट हैंड साइड 12 बाय 10 डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या है 8 बाय 10 इज इक्वल टू k इन ब्रैकेट 56 माइनस T0 डिवाइडेड बाय k इन ब्रैकेट 46 माइनस T0। ओके, तो यहाँ पर k कैंसिल हुआ है, तो अब सिंप्लीफिकेशन के बाद हमें T0 की वैल्यू मिलेगी, और यहाँ पर ये 10 भी कैंसिल होगा। उसी तरह से अगर 4 से डिवाइड करते हैं हम, देखिए यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3 आएगा, बराबर है स्टूडेंट, 4 2 ज़ा 8 4 3 ज़ा 12, तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप क्या आएगी 3 बाई 2 इज इक्वल टू 56 माइनस T0, ओके, डिवाइडेड बाय 46 माइनस T0, तो इसको अब कंप्लीट करना है हमें। ओके, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं स्टूडेंट, चलिए, तो 3 इंटू 46 माइनस T0, और यहाँ पर क्या होगा 2 इन ब्रैकेट 56 माइनस T0, राइट। देखिए 3 इंटू 46 कीजिए, यह आता है 138 माइनस 3 T0 इज इक्वल टू 2 इंटू 56 दैट इज 112 माइनस 2 T0। 138 इधर लाइए माइनस 112, ओके, इज इक्वल टू माइनस 3 T0 अगर इधर लाते तो ये प्लस हो जाएगा स्टूडेंट, प्लस T0 माइनस 2 T0, तो इनका डिफरेंस आता है 26 और ये कितना होगा T0, मतलब T0 दैट इज टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग इट इज़ इक्वल टू 26 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से इसको हमने कंप्लीट किया स्टूडेंट, तो ऑप्शन कौन सा होगा यहाँ पर, यस ऑप्शन नंबर 2। नाउ नेक्स्ट देखिए सेकंड न्यूमेरिकल यहाँ पर स्टूडेंट, अ मेटल स्फीयर कूल्स फ्रॉम 60 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री सेल्सियस in 5 minutes. How much more time will it take to cool from
50 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस इफ़ रूम टेम्परेचर इज़ 30 डिग्री सेल्सियस। देखिए यहाँ पर पहले टेम्परेचर T1 कितना है, यहाँ पर टेम्परेचर दैट इज़ 60 डिग्री सेल्सियस। अब 60 डिग्री सेल्सियस से उसका टेम्परेचर फॉल होता है टू T2 और ये यहाँ पर 50 डिग्री सेल्सियस। ओके, और उसके लिए टाइम ड्यूरेशन DT1 की वैल्यू कितनी है, 5 मिनट्स। नाउ हाउ मच मोर टाइम विल इट टेक टू कूल फ्रॉम 50 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस। मतलब अब इसका टेम्परेचर 50 है तो इसका टेम्परेचर T3 दैट इज़ 40 डिग्री सेल्सियस, ये इतना टेम्परेचर फॉल होने के लिए टाइम ड्यूरेशन और कितना लगेगा ये यहाँ पर पूछा है। मतलब T2 की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है स्टूडेंट हमें। और रूम टेम्परेचर कितना दिया है यहाँ पर, T0 की वैल्यू 30 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो ये फर्स्ट कूलिंग 60 टू 50 एंड फ्रॉम 50 टू 40 ये सेकंड कूलिंग है स्टूडेंट। तो यही इक्वेशन हमें यहाँ पर अप्लाई करने हैं। ओके, और उससे हम कंपेरेटिव फार्मूला लेके फिर निकाल सकते हैं। देखिए ड्यूरिंग फर्स्ट कूलिंग ओके, देखिए यहाँ पर मैंने डिटेल में बताया था, अब मैं डायरेक्ट इक्वेशन यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ। अगर आपको ये कन्फ्यूजन है तो ये इतना पार्ट फिर से देख लीजिए वीडियो पॉज करके। ओके, बाद में इधर आइए। नो ड्यूरिंग फर्स्ट कूलिंग देखिए यहाँ पर ये इक्वेशन हम अप्लाई करते हैं। ओके, dt मतलब फॉलिंग टेम्परेचर 60 माइनस 50 कितना होगा, 10 डिवाइड बाय उसके लिए टाइम ड्यूरेशन कितना है यहाँ पर, यस DT1 कहेंगे हम इसको, दैट इज़ 5 इज इक्वल टू K इन ब्रैकेट। अब T मतलब क्या होता है, एवरेज टेम्परेचर। ओके, तो 60 और 50 का एवरेज लीजिए स्टूडेंट, एवरेज कितना होगा 55 माइनस, अब ये T0 है, T0 कितना दिया है 30। ओके, तो ये यहाँ पर वैल्यू। ओके, तो चलिए इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे। सिमिलरली ड्यूरिंग सेकंड कूलिंग ओके, ये इक्वेशन यहाँ पर अप्लाई करें। अब सेकंड कूलिंग मतलब 50 टू 40 तक। तो पहले DT मतलब फॉलिंग टेम्परेचर कितना हुआ है 50 टू 40, मतलब अगेन DT की वैल्यू 10 आ गई। अब यहाँ पर फॉलिंग टेम्परेचर 50 टू 40 होने के लिए टाइम ड्यूरेशन कितना है DT2, जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो यहाँ पर DT2 इस तरह से लिखेंगे हम, जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है। ओके, इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट K इन ब्रैकेट। अब T मतलब एवरेज टेम्परेचर। ओके, तो 50 और 40 का एवरेज कितना होता है स्टूडेंट, 50 और 40 का एवरेज निकालिए जल्दी से, ये आता है 45 डिग्री सेल्सियस, बराबर है, माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग कितना है 30 है। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो इन दोनों का अगर रेशियो लेते हैं तो K कैंसिल हो जाएगा और सिंप्लीफिकेशन के बाद D2 की वैल्यू हमें निकल जाएगी। ओके, देखिए डिवाइड, यहाँ पर ऐसा लिखेंगे हम, डिवाइड इक्वेशन 1 बाय 2। ओके, देखिए 10/5 डिवाइडेड बाय 10 DT2 इज इक्वल टू K इन ब्रैकेट, तो यहाँ पर 55 माइनस 30 ओके डिवाइडेड बाय K इन ब्रैकेट 45 माइनस 30। देखिए K कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 55 माइनस 30 कितना होगा 25 डिवाइडेड बाय 45 माइनस 30, तो इसका डिफरेंस आएगा स्टूडेंट 15। ओके, अगर इसको और सिंप्लीफाई करते हैं हम तो ये कितना आएगा, 5 से डिवाइड कीजिए, 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15। और इधर देखिए यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट, तो ये 10 कैंसिल हो जाता है, बराबर है, और ये DT2 डिवाइड बाय 5 ऐसा होगा। देखिए 1/5 डिवाइड बाय 1/DT2, तो 5 तो डिनोमीटर में ना, तो DT2 ऊपर आएगा यहाँ पर, इट इज़ इक्वल टू 5/3, इट इज़ इक्वल टू 5/3। ओके, नाउ देयरफॉर DT2 इज इक्वल टू 5 5 ज़ा 25 डिवाइड बाय 3। ओके स्टूडेंट, तो इसे हम निकाल सकते हैं D2 की वैल्यू। ओके, DT2 इज इक्वल टू, अब 3 से डिवाइड कीजिए, 3 8 ज़ा 24। ओके, डेसिमल पॉइंट देते हैं हम, तो यहाँ पर कैरी 1 था ना, तो 10 हो गया, 3 3 ज़ा 9, तो
तो ये रिकरिंग रहेगा यहाँ पर इस तरह से। ओके ओके मिनट्स, बिकॉज यूनिट पहले क्या है इसका, मिनट्स है। 5 मिनट्स, देखिए 60 to 50 डिग्री सेल्सियस 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर फॉल करने के लिए 5 मिनट लगता है। उसके बाद 50 to 40 फिर से 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, उसके लिए 5 मिनट्स नहीं लगेंगे। इसके लिए मिनट्स कितना लगता है यहाँ पर 8.333 मिनट्स। तो क्वेश्चन क्या था हमारा, हाउ मच मोर टाइम विल इट टेक टू कूल फ्रॉम 50 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस, इट विल टेक 8.33 मिनट्स। ओके स्टूडेंट्स।